हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लेखपाल बैच की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। लेखपाल के लिए आज की क्लास पहली क्लास होगी। बहुत से स्टूडेंटों की डिमांड थी कि शुरुआत पर्यावरण से की जाए, क्योंकि इसके जो टॉपिक दिए हैं वो सारे नए हैं, तो हमने शुरुआत पर्यावरण से कर दी। अब पर्यावरण में आपको पढ़ना क्या है, तो आज हम सिलेबस पर भी जो पर्यावरण का आपका दिया है उस पर बात करेंगे। इसके बाद आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे। फिर आ जाएंगे हम क्लास पर, और क्लास के आज की क्लास में यानी जो भी टॉपिक आएंगे सारे परिभाषा वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आज की क्लास समझ ली तो आगे की क्लासेज में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और यहाँ की क्लासेज में ये ध्यान रखना कि जिस भी स्टूडेंट ने शुरुआत की 3-4 क्लासेज बहुत अच्छे से समझ लें, उसे उस सब्जेक्ट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मोर देन इनफ हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आ जाते हैं कि आज हम करेंगे क्या, मीन्स क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण, इसके घटक देखेंगे, जैविक अजैविक सबके प्रकार उदाहरण देखेंगे। फिर पारिस्थितिकी जानेंगे क्या होता है। पर्यावरण को पारिस्थितिकी से मैं रिलेट कर दूंगा, तो आप बड़े आराम से अंतर क्रिएट कर पाओगे दोनों में। इसके बाद आ जाएंगे हम स्वपारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी की शाखाएं, उसके उदाहरण। फिर इसके स्तर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, समुदाय क्या होता है, एक ऑर्डर में अरेंज करना, छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है। अभी आया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, इसी बार के में आया था ये। फिर पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, और इन तीनों को कनेक्ट कर देंगे, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को और पारितंत्र को। फिर इसके सारे घटक देखेंगे। फिर बायोम, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जैविक विभव देखेंगे, पर्यावरण प्रतिरोध वगैरह, मतलब बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम जो आपका खाद्य चक्र होता है, उसमें उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, आपके विघटक कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं। इसके बाद आ जाएंगे पर्यावास निकेत वगैरह सेरे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। हेलियोफाइट कौन होता है, हेलोफाइट कौन होता है। फिर सहजीवी संबंध, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिजीवता, सहोपकारिता, सहभोजता बहुत अच्छे से समझा देंगे, फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने से ही आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद पारितंत्र के घटकों को और डिटेल में जानेंगे, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के सारे टाइप, जिससे कि आगे चल के जब आप खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ोगे ना तो आसानी होगी। फिर आ जाएंगे पारितंत्र के सारे प्रकार, कृत्रिम कौन से होते हैं, प्राकृतिक कौन से होते हैं, इकोटोन वगैरह जानेंगे। देन आएंगे हम पारितंत्र की विशेषताएं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और फाइनली आपका पारिस्थितिक अनुक्रमण, और फिर क्लास आज की आपकी समाप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस ये है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, 10 नंबर का है। शुरुआत पर्यावरण से हो रही, तो शुरुआत की क्लासेज पर्यावरण से संबंधित आएंगी, और इसके बाद आपदा प्रबंधन की ओर चलेंगे। और जब आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे हम साइंस एंड टेक की ओर। ठीक है। इसका टॉपिक अगर देखो तो पहला टॉपिक क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र। तो सुरक्षा तो तब आएगी जब सबसे पहले आप पर्यावरण जानोगे, पर्यावरण होता क्या है। इसके बाद फिर पर्यावरण को जो नुकसान यानी पर्यावरण प्रदूषण, इसके बाद फिर सुरक्षा की बात करेंगे। तो हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले पर्यावरण को जानेंगे, फिर पर्यावरण को नुकसान वाली चीज़ें देखेंगे, फिर पर्यावरणीय सुरक्षा। फिर आज की क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण दो चीज़ें देखेंगे, नुकसान और सुरक्षा नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फिर वन्यजीव संरक्षण देखेंगे। वन्यजीव संरक्षण आपका रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, तो जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे जब आप लोग पढ़ लोगे। अब जैसा मैं बोला, नुकसान में ही क्या आ जाएगा आपका, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। और जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो इसी प्रदूषण का आकलन करने के लिए ही पर्यावरणीय संघात आकलन, जिसे बोला जाता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक टॉपिक होता है 4-5 पेज का, वो देखेंगे कैसे किया जाता है। इसके बाद फिर पर्यावरण को जब पॉल्यूटेड कर देते हो, बहुत सारे उसमें चेंजेज आ जाते हैं, उसी बेस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के सारे मुद्दे और उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, और यहाँ पर आपका पर्यावरण के टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। यानी कि 10 से 11 क्लासेज में पर्यावरण आपका बहुत अच्छे से विद करंट अपडेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। तो आज की क्लास में देखिए दो टॉपिक हैं आपके। एक है पर्यावरण,
और दूसरा है पारिस्थितिकी। तंत्र, जैसे पारितंत्र भी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, पर्यावरण की परिभाषा, उसके सारे घटक, उसकी समझ कैसे कनेक्टेड है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। तो इन दोनों से रिलेटेड कौन से हैं? पर्यावरण और उसके घटक, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, घटक, प्रकार, स्तर, उसकी परिभाषाएं जैसे पर्यावास, निकेत, इकोटोन वगैरह, सहजीवी संबंध, पारितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, है ना। इसके बाद सूक्ष्म जीव भी इसमें आते हैं वैसे जैविक घटक में। फिर आ जाएंगे पोषण स्तर। पोषण स्तर में क्या आता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा के स्तर आते हैं। इसी पर फिर पिरामिड आ जाते हैं, जैवभार के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। फिर पोषण चक्र। पोषण चक्र वो होते हैं जो आपके खनिज आते हैं पर्यावरण से, पर्यावरण के माध्यम से उत्पादकों की ओर जाते हैं, उत्पादक इनसे भोजन तैयार करते हैं, फिर उत्पादक से उपभोक्ता, और उपभोक्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो डीकम्पोज होके फिर से ये क्या बन जाते हैं? खनिज। तो सारा साइकिल देखेंगे। तो इसमें होते हैं जैसे कार्बन चक्र हो गया आपका, नाइट्रोजन फास्फोरस चक्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन चक्र हो गया, जल चक्र जैसे बोलते हैं, और पारिस्थितिक अनुक्रम। तो आज की क्लास में अगर ये 9 टॉपिक में देखो तो हम 7 टॉपिक देखने जा रहे हैं। केवल ये टॉपिक 7 नंबर का और 8 नंबर का हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ध्यान रखना, पहली क्लास से ही जो भी जीएस रिवॉल्यूशन में पढ़ता है, जिसे नहीं आइडिया, वो थोड़ा जाके पिछले जो 3-4 एग्जाम हुए हैं बीपीओ का, मंडी सचिव का, जूनियर असिस्टेंट 5512 का, फॉरेस्ट गार्ड का, जाके देखे। 50% से ज़्यादा जो सीटें हैं ना सिर्फ जीएस रिवॉल्यूशन से भरेंगी। किसी किसी में तो 70, जैसे मंडी में 80% से ज़्यादा। पहले जाए, इसी चैनल पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं कट ऑफ वाले, वो देखे। अब आते हैं क्लास पर। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ठीक है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे जिससे आप लोगों की समझ बन जाए। परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब घेरे हुए। तो जो भी चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है, नॉर्मल। अब पर्यावरण में चारों ओर से घेरे क्या है? तो उसके घटक होते हैं, जैविक चीजें आ जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। अजैविक, अजैविक में क्या आ जाता है? एक तो सारे खनिज आ गए, सारी गैसेस आ गई हैं, है ना, जल आ गया, मृदा आ गया, ये सब अजैविक घटक। प्रकाश, तापमान, जिससे पर्यावरण चलता है, ठीक है। इसके बाद एक घटक और पर्यावरण का होता है, वो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। ये घटक होता है मानव निर्मित, मनुष्य ने बनाया है। जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रणालियां हैं ना, वो सारी पर्यावरण के भाग होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, ठीक। ये तो हो गया पर्यावरण कि एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, हर वो चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाती है, ठीक है। तो पर्यावरण भौतिक, भौतिक में क्या आ जाता है? अजैविक, भौतिक मतलब अजैविक, तापमान, मृदा, जल, ये सब भौतिक है। जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग है। रासायनिक दशा क्या होती है? जैव रासायनिक चक्र चलते हैं, ठीक है, आगे चल के जानोगे। तो वो हो गया। अब फिर से दूसरी परिभाषा इसकी देख लेते हैं क्या होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वो क्या? पर्यावरण कहलाता है। सारी परिभाषाएं एक ही बात बोलेंगी, चाहे नॉर्मल सामान्य भाषा में समझ लो, चाहे थोड़ा डिटेल में। और ये सब सामूहिक रूप से क्या? पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या हो गया? जो हमारे चारों तरफ, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो हो गया पर्यावरण, ध्यान रखो। और इनके बीच अंतर क्रिया भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल चारों तरफ ये उपस्थित है, नहीं, चारों तरफ उपस्थित भी हैं और इनके मध्य अंतर क्रिया भी होनी चाहिए, तभी वो पर्यावरण कहलाए, ठीक। तो किसी जीव के चारों तरफ भौतिक, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया पर्यावरण में सम्मिलित होती है। अब जैसे मैंने बात कर ली कि इसके घटक क्या होंगे, वही होंगे भौतिक या जैविक घटक, जैसे कि जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान भी लिख सकते हो यहाँ पर।
जैविक घटक में खनिज भी लिख सकते हो। जैविक घटक में जो सजीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, उसमें क्या आ जाएंगे? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक पर्यावरण तीसरा घटक होता है, इसमें क्या होते हैं? मानव निर्मित होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक चीज समझ लो, आज का जो टॉपिक है, अगर वो आपके समझ आधारित क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 5 प्रश्न एनवायरनमेंट से आने तो ध्यान रखना एक तो नॉर्मली बिल्कुल आएगा, ये तो मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आए, केवल आज की क्लास से हो आएंगे। क्यों? क्योंकि समझ आधारित क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा इसी से है। बाकी फैक्चुअल है, जो भी आप देखोगे ना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, सब फैक्चुअल है। तो जो समझ आधारित क्वेश्चन हैं वो इसी से बनेंगे। अब आते हैं पर्यावरण के प्रकार। तो प्रकार क्या होते हैं? एक भौतिक, वही चीज रिपीट होगी, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसके कारक देख लेते हैं, और कौन कौन से कारक होते हैं। तो अजैविक में क्या आ गया आपका? ताप, प्रकाश, विकिरण। रासायनिक कारक में मिट्टी, जल, गैसें। और वातावरणीय कारक में वायुमंडल आ गया। जैविक कारक में देख लेते हैं। जैविक कारक में क्या आ जाएंगे? जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण जो होता है सदैव परिवर्तनशील होता है। हम लोग देख ही रहे हैं, पर्यावरण में लगातार परिवर्तन आ रहा है। यह सदैव स्वपोषण तथा स्वनियंत्रण पर आधारित है। ये ध्यान रखना, पर्यावरण अपने आप को क्या करता है? स्वनियंत्रित करता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर पर्यावरण को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिया तो क्या होगा? जैसे अभी हुआ था कोविड के टाइम पर। कोविड के टाइम पर ये एक प्रकार से जो मनुष्य के हस्तक्षेप है, वहीं से तो ये वायरस आ रहे हैं। मनुष्य जब प्रकृति और पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहा है तो वहाँ से क्या हो रहा है? वायरस। क्या माना गया था कि चमगादड़ से ये वायरस आया है, ठीक है। अब चमगादड़ को छेड़ते ही नहीं, उसके साथ अंतःक्रिया नहीं होती तो वायरस नहीं आता। अब ये वायरस आया तो इसने क्या किया? पूरी दुनिया बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ वगैरह। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, जितनी ज़्यादा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होगी, उतना ही पर्यावरण क्या करेगा? अपने आप को फिर से उसी दशा में लाने का प्रयास होता है। तो पर्यावरण हमेशा अपने आप को क्या करता है? स्वनियंत्रण करता है। जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे दिल्ली में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो वाहन वगैरह बंद हो गए हैं, BS6 ही अलाउड हैं केवल। जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां, वो बहुत कम हो गई हैं। तो पर्यावरण मजबूर कर देता है लोगों को संतुलन बनाने पर, ठीक है। अब पर्यावरण के घटक तत्व जान लेते हैं। घटक तत्व फिर से वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, नभमंडल यानी कि वायुमंडल, और जैवमंडल। या फिर इसको बोल सकते हैं जैविक घटक या अजैविक घटक, या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक या मानव निर्मित। तो कोई भी आ जाए, इतनी सारी चीज़ें 3 बार इसलिए लिखाई हैं। आप देखोगे पिछले ईयर्स के पेपर उठाओ, यूपी ट्रिपल एस सी में तो पर्यावरण कम आता है, अदर एग्जाम यूपी PCS वगैरह में, UPSC में और एग्जाम्स में जहाँ पर भी एनवायरनमेंट आता है, इससे बहुत रिपीट होके क्वेश्चन पूछे गए, कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब अगले टर्म पर बढ़ते हैं। अगला टर्म है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो पर्यावरण में क्या पढ़ा कि जो भी जैविक और अजैविक घटक हैं वो सब क्या है? पर्यावरण। अब पारिस्थितिकी क्या होता है? वह है विज्ञान जो इन चीज़ों का एक व्यवस्थित अध्ययन करे, पर्यावरण का। अब कैसे अध्ययन करेगा? तो जो जैविक घटक हैं, जो अजैविक घटक हैं, इनके मध्य संबंध होंगे तो इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करें, और इनके संबंध इनके खुद के पर्यावरण के साथ भी होंगे, उनका अध्ययन हो। तो एक तो जो जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके मध्य जो अंतर संबंध है और अंतर क्रिया है, इनका अध्ययन जिस विज्ञान के तहत होता है उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। समझ गए? तो नॉर्मल पर्यावरण है, सारे घटक जान लिए, और जब पर्यावरण का एक व्यवस्थित अध्ययन होता है तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञानी थे आपके अर्नेस्ट हैकल, जर्मनी के थे। 1869 में इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इनको पारिस्थितिकी का जनक भी बोला जाता है। और जानते हैं, वह विज्ञान है पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों तथा उनके वातावरण के बीच उनके संबंधों तथा उनके बीच की अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो जीव हैं,
जीव नहीं, यहाँ पर सजीव लिखते हैं। सजीव में क्या आ जाएगा, आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, ठीक है, और सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ठीक है, सजीवों का किसके साथ, उनके वातावरण, वातावरण के साथ क्या संबंध है, प्लस उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो वो आपस में क्या क्रिया कर रहे हैं, जैसे जानवर के साथ मनुष्य क्या क्रिया कर रहा है, क्या संबंध है उसके, एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो, प्लस वातावरण के क्या साथ क्या संबंध है और वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस सब का जो अध्ययन होता है उसे ही बोलते हैं पारिस्थितिकी। और किसने इसका शब्द का प्रयोग किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। आगे चल के पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा। तो तंत्र कुछ नहीं है, तंत्र एक निश्चित सीमा वाला क्षेत्र है जहां पर ये सारी चीजें रहती हैं, जिसके जैविक घटक रहते हैं, अजैविक घटक रहते हैं, वो मिलकर एक तंत्र का निर्माण, सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब कोई सिस्टम होगा तो एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, है ना। यानी कि उनके अंतर संबंध और अंतर क्रिया जिस क्षेत्र विशेष में ये करते हैं वो क्या हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। तो तीनों चीजें कनेक्ट हो गई यहाँ पर। तो अब इसके बीच में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पारिस्थितिकी में क्या होता है, सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध होता है। भौतिक पर्यावरण में सभी अजैविक तत्व आ जाते हैं, सभी, यानी मृदा, जल, वायु, सभी प्रकार के खनिज, हर चीज आ जाती है भौतिक पर्यावरण, तापमान वगैरह ये। और सभी जीवों में सभी सजीव आ जाते हैं। तो एक तो सजीव और निर्जीव के बीच संबंध, दूसरा जीवों के बीच आपस में संबंध, दोनों चीजें आती हैं। इकोलॉजी शब्द जो बना है वो किससे निकला है, दो शब्दों से, ओइकोज प्लस लोगोज। तो ओइकोज का मतलब होता है होम और लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी घर की स्टडी। तो एक नॉर्मल शब्दों में देखो, जो उनका आवास होता है जहाँ वो रहते हैं, तो आवास एक केवल घर नहीं, जो जीव होते हैं उनका कोई घर ऐसे निश्चित घर तो होता नहीं है कि यहीं रहेंगे, काफ़ी लंबे दूरी दूरी तक रहते हैं। तो जो जहाँ पर वो आवास होता है, विस्तृत आवास, उसकी स्टडी करना, उसी से ही पूरा इकोलॉजी निकला है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी की शाखाएं, पीसीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। दो शाखाएं होती हैं, एक होती है स्वपारिस्थितिकी, इसमें क्या होता है, जीव की एक ही जो जाति होती है, यानी कि प्रजाति। सपोज करो टाइगर की बात कर रहे हैं तो केवल टाइगर की बात होगी, टाइगर के साथ आप कुत्ते की बात नहीं करोगे, हिरन की बात नहीं करोगे। तो स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है, जीव की एक ही प्रजाति का अध्ययन किया जाता है, जैसे सारस के जीवन चक्र, आवास, भोजन का अध्ययन। दूसरी जो शाखा होती है वो होती है समपारिस्थितिकी, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है सिन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है, पूरे समुदाय का, और समुदाय जहां पर आ जाए वहां पर बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो समपारिस्थितिकी में क्या होता है, किसी समुदाय या पारितंत्र का अध्ययन करना होता है। अभी आगे चल के मैं इनका पूरा ऑर्डर बता दूंगा। सबसे पहले व्यष्टि होती है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, फिर जाके आ जाता है आपका पॉपुलेशन, यानी कि समष्टि। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, शायद यूपीपीसीएस में आया था ये, कि जो पॉपुलेशन होता है वो किसकी गणना की जाती है, तो एक ही प्रजाति की जो पॉपुलेशन गणना होती है वो एक ही प्रजाति की गणना होती है। ठीक है, तो व्यष्टि, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर आता है आपका कम्युनिटी यानी समुदाय, और इसके बाद फिर आ जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे बोला जाता है पारितंत्र, फिर बायोम आ जाता है, और बाद में आ जाता है बायोस्फीयर। तो ये ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, सब एक दूसरे से बड़े हैं, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये फिर इससे बड़ा ये होता है, फिर बायोम होता है इससे बड़ा। अब पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, यहाँ पर सारे स्तरों को क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहले समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, किसी विशिष्ट स्थान, नहीं व्यष्टि तो समझिएगा इंडिविजुअल हो गया, है ना, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, कोई एक व्यक्ति हो, कोई भी प्रजाति हो, उसका एक पर्सन की बात हो रही है। समष्टि में क्या होगा, उसी प्रजाति की सारी जनसंख्या की बात होगी। तो किसी विशिष्ट स्थान में पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों का समूह जो स्वतंत्र रूप से, अब प्रजाति कैसे पहचानोगे कि एक ही प्रजाति के हैं, तो एक ही प्रजाति पहचानने का वैज्ञानिक जो सबसे अच्छा सूत्र है वो क्या है, वो अंतः प्रजनन करते हो, आपस में संतान उत्पत्ति करते हो। ठीक है, तो समझ जाते हैं कि एक ही प्रजाति के हैं।
तो प्रजाति के ऐसे जीवों के समूह का अध्ययन, मतलब समूह, ऐसे जीवों का समूह जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। अगला है समुदाय यानी कि कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएंगी। आगे चल के ध्यान रखना, आगे चल के जब आप जैव विविधता पढ़ोगे उसमें अल्फा बीटा गामा विविधता आती है, वो भी ऐसी होती है कि अल्फा विविधता एक ही प्रजाति का अध्ययन, बीटा विविधता दो पारितंत्र में प्रजातियों का अध्ययन, है ना। तो समुदाय में क्या होता है? पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पादपों, जंतुओं की समष्टियां यानी पॉपुलेशन परस्पर मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, और इसी को ही समुदाय बोलते हैं। तो समुदाय और पॉपुलेशन में अंतर यह है कि यहाँ बहुत प्रजातियां होती हैं और यहाँ पर केवल एक प्रजाति की सारी जनसंख्या होती है। अगला चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, क्योंकि अगला जो आपकी नेक्स्ट क्लास और आज की क्लास का जो बचा हुआ पोर्शन है वो इसी पर डिपेंड करेगा, तो ये परिभाषा अच्छे से समझ लो। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1935 में एजी टेंसले, कहीं कहीं टांसले लिखा होता है, तो एजी टांसले ने किया था। क्या बोला था इन्होंने? कि यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष, यानी कि इसकी सीमा थोड़ी सी निर्धारित रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीमा बिल्कुल लॉक्ड है, लॉक नहीं होती है, बट सीमा निर्धारित रहती है कि निश्चित क्षेत्र विशेष में जैविक घटकों, अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध और उनके मध्य अंतर क्रिया, ठीक है, होती हो, तब वो एक तंत्र बनाते हैं जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष की सभी जीवधारी भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटकों के साथ अंतर क्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, ऊर्जा का निवेश लगातार होता रहता है, यानी बाहर से ये चीज आती रहती है। ध्यान रखना, पूरा समस्त जितने भी जीव हैं या पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो है सन यानी कि सूर्य। सारी ऊर्जा फिर परिवर्तित होकर हर जगह जा रही होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि निवेश होता है, यानी कि खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, ऊर्जा लगातार कहीं से आ रही होती है बाहर से, और बाहर बहिर्गमन जो अवशिष्ट हैं या अन्य चीजें हैं उनका बहिर्गमन भी लगातार हो रहा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ये कहाँ होता है? पारितंत्र में। यह निश्चित सीमाओं वाला एक समन्वित तंत्र है जिसकी सीमाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। अब इकोसिस्टम के कुछ उदाहरण जान लो जिससे समझ में आ जाएगा। उदाहरण कैसे होंगे? या तो प्राकृतिक होंगे या मानव निर्मित होंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण बताइए। पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र एक ही है, शॉर्ट में उसे पारितंत्र बोला जाता है। तो इकोसिस्टम के उदाहरण क्या है? पर्वतीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, प्रवाल भित्ति, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इसे बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नदी पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब वाला हो सकता है, तो तालाब क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। बहुत छोटा पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है, ध्यान रखो, एक छोटा सा तालाब भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। जो धान का खेत होता है उसमें पानी भर देते हैं, या धान का खेत अपने आप में पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। वर्षा वन, घास का मैदान, ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो जैसे मैंने बोला मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? तालाब, धान का खेत वगैरह, या कोई बगीचा खुद से लगाया है तो वो सब आ जाते हैं। फिर इसकी अगली इकाई जो बड़ी इकाई है वो होती है बायोम। पृथ्वी पर अगर बायोम देखोगे इतने विस्तृत होते हैं कि अगर देखने जाओगे 13-14 ही बायोम निकलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहाँ समान, मतलब एक बायोम की बात हो रही है कि एक सिंगल बायोम में क्या होगा? समान जलवायु होगी। अब जलवायु किसे बोलते हैं? जहाँ पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, इन सब का जो सम्मिलित प्रभाव होता है लंबे समय तक एक समान बना रहता है। जैसे हम लोग रहते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु क्या होती है? समान ही रहती है। चाहे आप इंडिया, पूरी इंडिया में चले जाओ, थोड़ी बहुत चेंज होगी, कश्मीर तरफ, पहाड़ों तरफ चेंज होगी, बाकी एक समान बनी रहेगी। पाकिस्तान में भी समान रहेगी, भारत के नीचे जो देश हैं उनमें एक समान।
तो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में रहता है बायोम। तो पृथ्वी पर एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहाँ समान जलवायु, भूगोल, पौधों तथा जीवों का समुदाय पाया जाता है, मतलब सब कुछ पाया जाता है, ठीक है, और उनमें समानता पाई जाती है। यह लाखों वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होते हैं। और ध्यान रखें, कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब एक की जो विशेषताएं होंगी वो पूरे बायोम में तो सेम होंगी, लेकिन कोई दूसरा बायोम आ जाएगा, बायोम नंबर 2, इससे अलग होंगी। कोई भी दो समान नहीं होंगे, तभी वो अलग अलग बायोम है। स्थलीय बायोम में देख लेते हैं। तो बायोम के जो टोटल प्रकार होते हैं, एक स्थलीय होता है, दूसरा जलीय। और जलीय में क्या आ जाते हैं आपके, खारे पानी का बायोम और मीठे पानी का बायोम। फिर आखिरी जो सबसे विस्तृत इकाई है वो होती है जैवमंडल। जैवमंडल में क्या सब चीज आ जाती है, स्थलमंडल भी आ जाता है, जलमंडल भी आ जाता है और वायुमंडल। इन तीनों का वह भाग जहाँ सभी प्रकार के पौधे जंतु विद्यमान होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछा जाए तो व्यष्टि, उससे बड़ा क्या होता है समष्टि यानी पॉपुलेशन, इसके बाद आपकी कम्युनिटी यानी समुदाय, फिर पारितंत्र और फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। फिर कुछ टर्म देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। जहाँ पर बायो शब्द लगा हो ना, समझो वहाँ जीवन की बात हो रही है, वहाँ जीवन जरूर होगा। बायोटिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल तो समझ रहे हो, क्षमता। तो जब कहीं किसी प्रजाति विशेष को असीमित संसाधन दे दिए जाएं, असीमित संसाधन और पर्यावरण की जो दशाएं हैं वो भी अनुकूल दे दी जाएं, फिर इनकी जो संतान उत्पत्ति की जो अधिकतम क्षमता होती है उसे बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल यानी जैविक विभव, जिसे जनन विभव भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाइजीरिया में इस टाइम चल रहा है, नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन दर है दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रतिरोध दूसरा शब्द है, इसकी परिभाषा जानो, सब अलग अलग हैं। पर्यावरण प्रतिरोध क्या होता है, पर्यावरण किसी चीज को रोक रहा है यहाँ पर, यानी कि किसी समष्टि की जो वृद्धि दर है इसको कम करने वाले समस्त कारक क्या कहलाते हैं, पर्यावरण प्रतिरोध। जिसमें एक परभक्षण आ जाता है, परभक्षण मतलब एक जानवर दूसरे को खा रहा है, तो मतलब उसकी जनसंख्या क्या सीमित कर रहा है। प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं तो हानि होगी, मृत्यु भी होती है, या खाने का अभाव हो गया, या पर्यावरण में ही चेंज आ गया जिसकी वजह से वो प्रजाति नष्ट हो गई, जैसे डायनासोर नष्ट हुए थे। तीसरा जो आपका शब्द है वो है वहन क्षमता, यहां से क्वेश्चन आता है, कैरिंग कैपेसिटी किसे बोलते हैं। तो किसी पर्यावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों यानी कि जनसंख्या की वह अधिकतम संख्या जिसे उसका पर्यावरण सपोर्ट कर सकता है, इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वहन क्षमता, जिसे वहन कर सके। तो किसी भी पर्यावरण में निवास करने वाली वह जनसंख्या जिसे वहां का पर्यावरण वहन कर सकता है। अब पर्यावरण में संसाधन भी तो आएंगे, पर्यावरण में ऐसा थोड़ी है कि वायु जल आ गया, सारे संसाधन आएंगे, खाना आएगा, क्रिया आएगी, हर चीज आएगी। अब जैवमंडल के तत्वों का कार्यात्मक विभाजन देख लेते हैं। ये केवल जैवमंडल के तत्वों का कार्यात्मक विभाजन नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के भी यही तत्व होते हैं, तो इनका भी विभाजन सेम ही है। ठीक है, तो अजैविक तत्व में क्या आ जाते हैं, मृदा, जल, ताप, ये सब आते हैं। जहाँ समझना है वो समझना है उत्पादक और उपभोक्ता। आगे चल के इनको और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आगे चल के इनका बहुत ज़्यादा काम होगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। तो उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सब जानते हैं। पर्णहरित युक्त होते हैं, स्वपोषित होते हैं। जैविक तथा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये जैविक तथा अजैविक के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। दो ऐसे होते हैं, एक अपघटक होते हैं, वो भी जैविक और अजैविक के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, और दूसरे होते हैं उत्पादक। मैं बताता हूँ कैसे। उत्पादक क्या करते हैं, यानी पेड़ पौधे, ये पर्यावरण से क्या लेंगे, H2O, CO2 ले ली, अन्य खनिज ले लिए, इनसे बना देंगे भोजन। तो ये सब अजैविक तत्व हैं। अजैविक तत्वों से इन्होंने क्या बना दिया, भोजन, और खुद पेड़ भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अजैविक से जैविक के बीच में इन तत्वों का संचरण कर रहे हैं। ये भोजन फिर क्या है, जीव खाएंगे। तो अजैविक को इन्होंने, पेड़ पौधों ने क्या कर दिया, इस लायक बना दिया जिसे जीव खा सकें।
ठीक। फिर जब ये जीव ने खाया, जीव की फिर क्या हो गई, जीव या पेड़ पौधों की मृत्यु हो गई, जीव या पेड़ पौधे, तो तुरंत इनका क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी जानवर मर जाए तो क्या उसकी लाश तुरंत सड़ जाती है, यानी वो डीकम्पोज होती है। डीकम्पोज कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। तो उसके जो बॉडी में जो कार्बनिक, जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनको तोड़ देते हैं, उन्हें सरल बना देते हैं, और वापस से वही सारी चीज़ें वो कहाँ मिक्स कर देते हैं, वायुमंडल में, यानी कि पर्यावरण में। केवल वायुमंडल में नहीं, पर्यावरण में जो खनिज वगैरह होते हैं, जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में चली जाती हैं। तो वापस से वो क्या कर देते हैं, फिर से पर्यावरण को वो चीज़ें दे देते हैं जिनका उपयोग करके भोजन बनाया गया था। तो जो डीकम्पोजर होते हैं अपघटक, यानी कि वो भी क्या करते हैं, सजीव तथा निर्जीव के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, या जैविक या अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, और जो उत्पादक होते हैं वो भी करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आपके उपभोक्ता। उपभोक्ता पर पोषित होते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, है ना, या तो पेड़ पौधों पर डिपेंड करेंगे या जीवों पर। तो उपभोक्ता के टाइप होते हैं, एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, केवल शाकाहार खाते हैं, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गई, हालांकि अमेरिका वगैरह में अब गाय को भी खून वगैरह पिलाते हैं लोग। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, जो मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी भी हो सकते हैं ये, शाकाहारी, यानी कि दोनों चीज़ें खा सकते हैं। तो सर्वाहारी जैसे बोलते हैं, सर्वाहारी में क्या होता है, जो आपका वेज खाता है और नॉन वेज दोनों खाता है, वो सर्वाहारी हो गया, जैसे कि मनुष्य हो गया। ठीक। इसके बाद एक और इसकी कैटेगरी होती है तृतीयक उपभोक्ता, जो कि उच्च कोटि के उपभोक्ता होते हैं, जो इन दोनों को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, है ना, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये सब। फिर चौथा है अवघटक, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में समझो मेन क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और फंगस। ये क्या करते हैं, किसी भी जैविक तत्व को जब उसका मतलब मृत्यु हो जाए या वहां पे कोई परेशानी हो जाए, उसको डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इनका ये काम होता है। तो यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं, जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं। उदाहरण क्या है, सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक। ये क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। CO2 प्लस H2O, इसको मिला के पेड़ पौधे क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में इसको क्या बना देते हैं, C6H12O6। ये क्या है आपका ग्लूकोज, जो भोजन बनता है वो। ठीक। तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इसमें और तत्वों को भी मिला लेते हैं, खनिज भी मिलाते हैं। ठीक है। इन सबको मिला के ये क्या बना देते हैं, नहीं ये तो नॉर्मल कार्बनिक यौगिक है, ये जटिल बन गया, जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक। अब जब जटिल कार्बनिक यौगिक बन गया, इससे जीव जंतु खाएंगे, जीव जंतुओं की जब मृत्यु हो जाएगी तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, इनको डीकम्पोज करके इन जटिल कार्बनिक यौगिकों को फिर से क्या बना देते हैं, अकार्बनिक यौगिक बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो उत्पादक होते हैं यानी पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, उत्पादक अकार्बनिक को किस में बदलते हैं, कार्बनिक में। कार्बनिक में जैसे ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 हो गया है। इसके बाद अगर आप चले जाओ, वसा हो गया, प्रोटीन, ये कार्बनिक यौगिक हो गए। और जो उपभोक्ता होते हैं वो इनको खा लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का क्या काम होता है, डीकम्पोजर इन कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक जटिल होते हैं, तो इन कार्बनिक यौगिकों को फिर से किस में बदल देते हैं, अकार्बनिक में। यहां से क्वेश्चन बनता है, डीकम्पोजर मतलब अपघटक। आगे चलते हैं, अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। इन परिभाषाओं में बिल्कुल करीबी संबंध है, कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली लोगों का क्लियर, यूपीएससी वालों का क्लियर नहीं होता जो चीज़ें हम आपको अभी यहाँ समझा रहे हैं। ठीक। तो पर्यावास यानी हैबिटेट क्या होता है, पर्यावास, तो यहाँ लोग नॉर्मली समझ लेंगे आवास, बिल्कुल सही समझा है, आवास के आसपास ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होता है। हैबिटेट क्या होता है, वह है भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव निवास करता है, यानी पूरा पर्यावरण
जिसमें कोई जीव निवास कर रहा है उसे बोलते हैं हैबिटेट। और हैबिटेट में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रहती हैं, ये ध्यान रखो। यानी एक साथ कई प्रजातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं, लेकिन निकेत में ऐसा नहीं होता है। निकेत क्या होता है, इसे बोलते हैं किसी भी जीव का कार्यात्मक पता। अब जीवन मिला है तो कुछ काम करना पड़ेगा, मनुष्य को काम करना पड़ता है, मनुष्य में तो बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से जो जानवर जीव जंतु हैं उन्हें भी तो जीवित रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना, शिकार करना पड़ेगा, भोजन, है ना, प्लस उनकी खुद की एक्टिविटी होती है। तो कोई भी जीव अपने जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, तो जिस जगह पे जाके करता है वो इसका क्या कहलाता है, निकेत। तो किसी प्रजाति का कार्यात्मक पता होता है या उसका कार्यात्मक लक्षण होता है। किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप जो होते हैं और इनके आपस में संबंधों का योग, जिसके द्वारा वह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है, यानी कि कार्य करती है, उसे बोलते हैं क्या, निकेत। निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, 1917 में जोसेफ गिरनेल ने। जैसे अब निकेत में भी देखो एक आवास निकेत होता है। अगर कोई प्रजाति अपने आवास में रहकर ही क्या कर रही है, अपना क्रियाकलाप कर रही है, वहीं रहकर वो खाना अपना भोजन का भी व्यवस्था कर रही है, प्रजनन भी वहीं रह के कर रही है, तो वो आवास निकेत कहलाएगा। जनन जहाँ प्रजनन कर रही तो जनन निकेत, जहाँ पर उसे भोजन मिल रहा है तो आहार निकेत। इसके टाइप होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत जो होता है, तो दो भिन्न प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी ना। उसे आपस में उत्तरजीविता के लिए क्या करना है, संसाधनों की व्यवस्था करनी, उपयोग करनी। दो अलग अलग प्रजातियां होंगी, आपस में लड़ जाएंगी, एक किसी को विस्थापित कर देंगे या नष्ट कर देंगे। अब कुछ और परिभाषाएं देखते हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जलोदभिद, हाइड्रोफाइट, कहीं पर फाइट हो शब्द का यूज हो मतलब उसके अनुकूल है, और हाइड्रो मतलब होता है वाटर, यानी कि वाटर में जो पौधे उगते हैं उनका 50% से ज़्यादा भाग पानी में डूबा रहता है, उन्हें बोलते हैं जलोदभिद। हेलियो, हेली बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य का जो तापमान है यानी कि अधिक प्रकाश या तापमान में जो पौधे अनुकूल रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं हेलियोफाइट। हेलोफाइट, हेलो बोलते हैं जो लवणता होती है उसको। तो हेलोफाइट क्या होता है, उच्च लवणीय सांद्रता में उगने वाले पौधे, जैसे समुद्री यानी खारे पानी में, जैसे मैंग्रोव बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। मैंग्रोव क्या होता है, उसके लिए खारा पानी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका जो जीव। अब आपने क्या पढ़ लिए, जीव। जीवों के बीच आपस में कुछ सहजीवी संबंध होते हैं। जीव में क्या आ जाते हैं आपके, जीव जंतु तो आते ही आते हैं, पेड़ पौधे सजीव में आ जाते हैं। तो जीवों और पेड़ पौधों के बीच आपस में, इनका इनमें या इनके आपस में भी एक दूसरे से कुछ सहजीवी संबंध होते हैं, उनका वर्गीकरण किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे परजीविता क्या बोलते हैं, परजीवी आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का परजीवी है, जिससे मलेरिया होता है। तो परजीवी क्या होता है, जो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ना, कि इसमें एक प्रजाति को तो लाभ होगा क्योंकि वो तो आश्रित है, और दूसरे को हानि होगी। ठीक है, जैसे जूं होता है, मनुष्य के सर में जूं होता है, खून पीता रहता है मनुष्य का, है ना, तो वो क्या होता है, मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है और खुद को लाभान्वित, खुद जीवित है उससे। तो परजीवी में, परजीविता में क्या होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासिटिज्म। एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति को हानि। उदाहरण क्या है, अमरबेल। अमरबेल होती है जो किसी पेड़ पर लग जाती है तो उस पेड़ को नष्ट कर देती थी। लॉरेंथस और फीता कृमि, आंत में रहता है, मनुष्य की आंत में रहते हैं ये कृमि, फीता कृमि वगैरह, गोल कृमि हो गया, ये सब परजीविता के उदाहरण हैं। दूसरा होता है सहोपकारिता, जिसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। सहोप, यहाँ पर उपकारिता लग गई, उपकारिता और सह एक साथ, यानी कि दोनों को फायदा होगा, दोनों प्लस हो गए, ए प्लस और ए प्लस। पहले वाले में क्या था, एक प्लस था, दूसरा नेगेटिव था। तो दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल। एक सुरक्षा देता है, दूसरा भोजन देता है।
तीसरा हो गया सहभोजिता। सहभोजिता में एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होता है। जैसे कोई जानवर है, उसके पीठ पर कोई पक्षी बैठ जाए तो जानवर को तो फर्क पड़ता नहीं। अब जानवर चल रहा है तो पक्षी क्या होगा, उसका परिवहन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इसमें जो उदाहरण पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनीमोन, एनीमोन मछली और हर्मिट क्रेब, उसका उदाहरण आता है। ठीक। अगला जो है वो है असहभोजता यानी अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म में क्या होता है, उदाहरण दे देता हूँ, उससे समझो। नीम का पेड़ है, नीम में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो नीम के पेड़ के नीचे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नहीं पनप पाते। तो किसी एक प्रजाति या किसी एक कोई भी पेड़ है ना, सजीव है, इसके द्वारा इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दूसरे को सीमित कर देते हैं, पनपने ही नहीं देते हैं, अपने आप हो रहा होता है। या कोई बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे छोटे वृक्ष अपने आप मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उसको पोषक तत्व जल वगैरह नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को बोलते हैं असहभोजता। इसमें एक को कुछ फायदा घाटा नहीं होता है, यानी एक न्यूट्रल है, जीरो है, और दूसरा निगेटिव है। अगला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? लड़ाई। प्रतिस्पर्धा मतलब फाइट। फाइट होगी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों को हानि होगी। और आखिरी है परभक्षण यानी प्रिडेशन। परभक्षण मतलब एक ने तो क्या किया, दूसरे का भक्षण ही कर लिया। शेर ने क्या किया, हिरन का शिकार कर लिया तो भक्षण कर लिया, तो एक को तो फायदा हो गया, दूसरे का तो बेचारे का खुद का जीवन चला गया। तो एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस। यहां से क्वेश्चन आते हैं कई बार। अगले उस पर चलते हैं। अब पारितंत्र के घटक, ये सारी चीजें देख चुके हो, उत्पादक देख चुके, उपभोक्ता देख चुके, तीन टाइप के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। विघटक भी जान चुके हो क्या होते हैं। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ, मैंने बताया है कि अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं आपके, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो गए। ठीक है। इसके कार्बनिक पदार्थ में C6H12O6 वगैरह हो गए। ठीक। ग्लूकोज हो गया, वसा, प्रोटीन। भौतिक वातावरण में क्या आ जाता है, मृदा आ जाता है ना। इसके बाद जल भी आ जाता है इसका। इसके बाद अगर इसमें चले जाओ, भौतिक ताप आ जाता है, प्रकाश, ये सब चीज़ें अजैविक घटक हो गए। और फिर हम देखेंगे इसी में अकार्बनिक पदार्थों में ही आपका जो खनिज होते हैं जितने, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, इनका भी चक्र वगैरह भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। जैविक घटक में भी हमने ये चीज़ें देख ली हैं, फिर से रिपीट कर दी क्योंकि इनका आगे यूज होना है। कि उत्पादक या स्वपोषी जिसे बोला जाता है ऑटोट्रोपिक, भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हरित लवक। ठीक। जैसे अब इसमें भी लोग केवल पेड़ पौधों तक सीमित रहते हैं। केवल पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जो हरे जीवाणु होते हैं वो भी अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। जो हरे शैवाल, नील हरित शैवाल का नाम नहीं सुना होगा, अगर जिसने सुना होगा उसे पता होना चाहिए। नील हरित शैवाल समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर पहले क्या था, CO2 बहुत ज़्यादा थी। इस CO2 को पूरा O2 में बदला है तो नील हरित शैवाल में बदला है, वायवी बनाया, पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। आज भी जो CO2 से O2 बनती है वो सर्वाधिक समुद्र में बनती है, उसमें किसका रोल रहता है, इन्हीं का, नील हरित शैवालों का। ठीक। हरे जीवाणु अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं और पौधे तथा वृक्ष तो करते ही हैं। ये सब क्या हो गए, उत्पादक। दूसरा उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता बता चुका हूं, जो शाकाहारी होते हैं इन्हें बोला जाता है हर्बीवोरस। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ये या तो मांसाहारी होंगे या शाकाहारी मांसाहारी दोनों, यानी मांसाहार तो चाहिए चाहिए, साथ में अगर शाकाहार मांसाहार दोनों हैं तो वो भी चलेंगे, वो द्वितीयक में आएंगे, जैसे चिड़िया, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है, सर्वोच्च श्रेणी के मांसाहारी आते हैं, जो क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। उदाहरण क्या है, बाज, चीता, शेर। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसी में ही मैंने बताया था, अपघटक तो बता दिया था। एक और टर्म आता है, वो होता है अपरदभक्षी। मतलब जो भी सड़ा गला चीजें हैं उनका भक्षण करते हैं, अपरदभक्षी बोलते हैं। तो कुछ प्राणी जैसे केंचुआ, निमेटोड, आर्थ्रोपोडा इसके उदाहरण होते हैं। अब पारितंत्र के प्रकार जान लेते हैं क्या होते हैं। पारितंत्र तो सभी समझ गए क्या होता है, पारितंत्र के उदाहरण भी देख लिए।
तो इसके प्रकार में स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण देख लो, जैसे वन हो गया, घास का मैदान हो गया, जलीय में झील हो गई। कृत्रिम पारितंत्र में मानव निर्मित होते हैं, जैसे धान का खेत हो गया। सबसे विस्तृत पारितंत्र क्या है? सामुद्रिक पारितंत्र है। वियोजक जो होते हैं यानी कि अपघटक, उनकी बात हो रही, ये क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलते हैं, मैं बता चुका, एक्सप्लेन कर चुका। तथा जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ का भी ये कार्य करते हैं। ऐसे ही जो आपके उत्पादक यानी पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलते हैं और वो भी मध्यस्थ का कार्य करते हैं। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र भी समुद्र होता है, यानी महासागर। एक टर्म आता है इकोटोन। इकोटोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर दो पारिस्थितिकी तंत्र मिल रहे होते हैं, यानी कि मिल रहे होते हैं, ये तो अलग अलग हैं, दो मिल रहे हैं, उसे बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाएगा इकोटोन। यानी कि स्थल हो और यहाँ पर जल हो, या घास का मैदान हो, स्थल हो, तो ये बीच का जो क्षेत्र है जहाँ दोनों मिल रहे होते हैं, जिसमें दोनों की सीमाओं का कुछ भाग का प्रभाव होता है, वो होता है इकोटोन। ठीक। और यहाँ पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं जब जलीय और स्थलीय मिलते हैं ना, खासतौर से सागरीय। समुद्र के किनारे मैंग्रोव बहुत मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा है, वहाँ पर सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जो कि मैंग्रोव का वृक्ष है और बाढ़ वगैरह चक्रवात को रोकने में बहुत मदद करते हैं। ये बैच की जानकारी है, अभी क्लास में और टॉपिक रिमेनिंग है। बैच की जानकारी में लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है, 19 तारीख से ही बैच स्टार्ट हो गया। ये ध्यान रखना, कोई भी वैकेंसी में मैक्सिमम सिलेक्शन अगर यहाँ पर बैच चल रहा है तो जीएस रिवॉल्यूशन के स्टूडेंटों का होता है। शुरुआत हो चुकी है क्लास की, पहले ही दिन से लग जाओ। जो लोग नोट बना सकते हैं वो नोट बनाएं, हालांकि पीडीएफ आपको प्रिंट के लिए अलाउ की जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन से प्रिंट करा पाओगे। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी क्लासेज, उनकी पीडीएफ, वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आती हैं लास्ट में, जिसमें करंट अगर कुछ नया आया है तो अपडेट हो जाता है टॉपिक वाइज। फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होंगे आगे चल के, टास्क, टारगेट, प्रैक्टिस, ये तो लगातार, अभी पहला टास्क अभी दे दिया गया, अभी बताऊंगा मैं। फुल टेस्ट होंगे और फिर रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, आज भी ग्रुप कॉल है, ठीक है। फिर फीस 399 है। परचेज कैसे करना है? जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना, वहाँ पर जाना ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में बैच दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो कैटेगरी देखना, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, या फिर स्टोर करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी बैच दिख जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। वहीं से परचेज कर लेना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो नंबर रहता है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। दूसरा बैच जूनियर असिस्टेंट 3284 का चल रहा है, जिसे भी ज्वाइन करना है वो ये कर सकता है। यूपीएसआई का भी चल रहा है और बीपीओ अपकमिंग वैकेंसी इसका भी बैच चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं बैच बताता हूँ। बैच आपका एप्लीकेशन पर 19 तारीख को यानी 2 दिन पहले ही बना है। ऑलरेडी 166 स्टूडेंट इसमें आ चुके हैं, अभी पहली क्लास भी नहीं आई है ना। तो ये स्टूडेंटों का भरोसा रहता है, जब यहाँ 100 लीजिए, अभी जब तक ये क्लास बन रही तब तक 172 हो गए, ठीक है। इस तरीके के स्टूडेंट ले रहे हैं। ये बैच है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, बना दिया गया। सारे स्टूडेंटों को जो बताया गया प्रोसेस स्लिप भेजेंगे टेलीग्राम नंबर पर, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाता है। तो पहली ग्रुप कॉल हुई कब हुई? जस्ट 2 दिन पहले। टास्क दिया गया, स्टूडेंटों ने टास्क करना शुरू भी कर दिया। टास्क देखो करके पूरा कंप्लीट करके इन्होंने भेज दिया, सभी ने अपना अपना टास्क भेज दिया है। अब इस पर फिर से एक ग्रुप कॉल होगी और इस पर चर्चा होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो बैच होता है, ये देखो टास्क भेज रहे हैं स्टूडेंटों ने पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर तो 10 दिन में जो पढ़ाई हो जाती है, 6-6 महीने लोगों को आइडिया भी नहीं लगता है कि चल क्या रहा है बाहर जगह। अब आते हैं फिर से बचे हुए टॉपिक्स पर। पारितंत्र की विशेषताएं जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं, खासतौर से जैसे ही थोड़ा सा लेवल ये बढ़ाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है? एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है। दूसरी विशेषता क्या है? यह क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो मैंने बताया ही है सभी को, सभी जीवधारी, उनके पर्यावरण और उनके मध्य अंतर क्रिया का भी क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यह तंत्र एक खुला तंत्र होता है, यानी ओपन होता है, बाहर से चीजें इसमें इन कर सकती हैं और बहुत सारी चीजें आउट भी जाती हैं। हालांकि इसकी सीमाएं एक निश्चित, एकदम निश्चित नहीं, बट थोड़ी निर्धारित सी रहती हैं, ठीक है। इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है।
इसमें ऊर्जा, जैविक अजैविक घटकों के मध्य अंतर क्रियाएं होती रहती हैं आपस में। अब अंतर क्रिया तो समझ में आ गया होगा, खनिज वगैरह CO2 हाइड्रोजन को लेके कैसे अंतर क्रिया करके भोजन बन जाता है। फिर उस भोजन को क्या करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी खाते हैं, फिर जाके उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर से उनके जो खनिज गैस वगैरह है वो वायुमंडल में चली जाती है। तो पूरा अंतर क्रिया है। इसमें जीवधारियों के बीच भी पारस्परिक क्रियाएं आपस में भी होती हैं, लड़ाई होती है एक दूसरे को खाना होता है, भोजन, बहुत सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं होती हैं। फिर एक टर्म आता है सेरे। सेरे टर्म जो आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा पारिस्थितिक अनुक्रमण पर। ठीक है, तो सेरे होता क्या है वो समझ लो। पारितंत्र के विकास के अनुक्रमणों के दौरान 5 स्टेज में, अनुक्रमण क्या होता है थोड़ा समझ लो, ऐसे बोलते हैं सक्सेशन। जहां पर कुछ भी नहीं था, कोई भी जीव नहीं थे, वहां पर अगर जीव या पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होना है तो क्या होगा, सबसे पहले मृदा बनेगी, है ना। फिर क्या होगा, कोई प्रजाति उत्पन्न होगी, फिर बहुत सारी प्रजातियां आएंगी, है ना। फिर आपस में स्पर्धा होगी। जब स्पर्धा होगी तो ये रहेंगे वहां पे तो पर्यावरण में कुछ बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाएंगे तो पर्यावरण की प्रतिक्रिया भी होगी, और फाइनली वही रह जाएंगे जो अंत में बचेंगे, फिटेस्ट होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको भी बर्दाश्त कर जाएंगे, स्पर्धा को भी आपस में बर्दाश्त करके रह जाएंगे, तो फिटेस्ट, इसे बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो ये 5 सक्सेशन जो होता है अनुक्रमण, इसकी 5 स्थिति होती है। सबसे पहले मृदा बनना है यानी न्यूडेशन, किसी प्रजाति का आना इन्वेशन, फिर स्पर्धा तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई प्रतिक्रिया, और 5वीं हो गई आपकी क्लाइमैक्स। ठीक है, ये होती हैं सक्सेशन की अलग अलग स्टेज। और जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हैं उसे बोलते हैं संक्रमण स्टेज, और इसी संक्रमण स्टेज के दौर को ही बोलते हैं सेरे ये। तो पारितंत्र के विकास के अनुक्रमणों के दौरान संक्रमणकालीन अवस्था, एक अवस्था से दूसरे में विकास को सेरे कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी अवस्थाएं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, देख लो। तो न्यूडेशन, मैंने बताया कि न्यूडेशन वो होता है कि ऐसे खाली स्थान का विकास जहाँ जीवन किसी भी रूप में विद्यमान नहीं है। तो सपोज करो कोई चट्टान है, अब इस चट्टान का क्या होगी, वर्षा होगी, तापमान होगा, धीमे धीमे क्षरण होगा। जब इसका क्षरण हो गया, प्लस इसके क्षरण में बहुत सारे लाइकेन वगैरह का भी यूज होता है, सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी ये टूट जाती है, टूट के ये क्या बनेगी, मृदा। जब मृदा बनेगी, पानी भी रहेगा, वायुमंडल भी सही है, तो इसमें क्या होंगे, धीमे धीमे छोटे पौधे उगेंगे, है ना। तो कोई प्रजाति आएगी जिसे बोलते हैं इन्वेजन। इन्वेजन अगली स्टेज है। पहले ये क्या है, पहली स्टेज क्या है, न्यूडेशन। उदाहरण क्या है, अपर्दन के कारण भूमि खिसकना, जमाव, मृदा का जमाव हो गए तो इससे क्या नई मिट्टी बनती है। और इस पूरी ये जो प्रक्रिया है वो है प्राथमिक अनुक्रमण। 5वां स्टेज है प्राथमिक अनुक्रमण के। दूसरा इन्वेजन। इन्वेजन में क्या हो, मृदा बन गई तो एक भाग में किसी जाति का सफलतापूर्वक स्थापित हो जाना। तो यहाँ पर मृदा बन गई तो एक भाग में आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ऐसे करके जाति आ गई। अब क्या होगा, कंपटीशन। जब ये जाति आ गई तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में इनका कंपटीशन होगा, लड़ेंगी, फाइट होगी। ये केवल पौधों में भी होता है, ध्यान रखना। पौधों में बहुत सारी आक्रमणकारी प्रजातियां होती हैं, ऐसी ऐसी घास होती है, एलिफेंट घास वगैरह, ये सब ना बाकी प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये सब आएंगी तो आपस में कंपटीशन होगा। तो जातियों के जीवों के बीच अंतरजाति होता है 2 जातियों के बीच, और अंतराजाति होता है एक ही जाति के खुद के जीवों के बीच संघर्ष होगा। जो जाति संघर्ष में सफल नहीं होती वो विलुप्त हो जाएगी, बाकी बची रह जाएंगे। फिर चौथी स्टेज आती है, वो होती है रिएक्शन। रिएक्शन कब मिलेगा, जब जातियां रहने लगी, प्रजातियां रहने लगी, तो क्या होगा, वो पर्यावरण में कुछ बदलाव लाएंगे। पर्यावरण में उनके द्वारा जो भी बदलाव आएगा तो पर्यावरण से रिएक्शन मिलेगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो जो भी बदलाव, आप लोगों को लग रहा होगा अभी जलवायु परिवर्तन अभी का मुद्दा है, नहीं, जलवायु परिवर्तन बहुत बार हो चुका है। 12,000 साल पहले हिमयुग था, पूरा बर्फ से ढका हुआ था,
इसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, धीमे धीमे पृथ्वी गर्म हुई, फिर से छोटे छोटे जीव आए, है ना। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण उपकरण होते हैं उस टाइम पे। तो बहुत बार जलवायु परिवर्तन होता है, तो जब पर्यावरण ने क्या किया, प्रतिक्रिया दी, उससे जो प्रजातियां पर्यावरण को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी वो नष्ट हो जाएंगी। तो जीवित प्राणियों के प्रभाव के फलस्वरूप पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन, इसके फलस्वरूप क्या होता है, मृदा जल तापमान में बदलाव आता है। इन परिवर्तनों से जैव समुदाय के लिए प्रतिकूल दशाओं का निर्माण होता है तथा उस जैव समुदाय का स्थान दूसरा जैव समुदाय ले लेता है। और आखिरी होता है स्टेबलाइजेशन, मतलब स्थिरता आ जाती है। इससे क्या होता है, चरम समुदाय इसका निर्माण हो जाता है, यानी ऐसा समुदाय जिसने सारी परिस्थितियां बर्दाश्त कर ली हैं, आपस में कंपटीशन भी बर्दाश्त कर लिया, पर्यावरण की प्रतिक्रिया भी बर्दाश्त कर ली, अपने आप को इतना अनुकूल बना लिया कि उनका नुकसान नहीं हुआ। तो फिर वो क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ दीर्घकालिक साम्यता स्थापित कर लेते हैं। ये हो गया प्राथमिक अनुक्रमण की पांचों स्टेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लोगों को तो मतलब ही नहीं समझ में आता है पूछा क्या है, ठीक है। फिर द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है कि जहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण हो चुका है, प्रजातियां सफलतापूर्वक रह रही हैं। सपोज करो जंगल का विकास हो गया, कहीं पर कुछ भी नहीं था, मृदा बन गई, सब चीज़ हो गया, वहाँ पर जंगल हो गया। क्योंकि जहाँ दुनिया भर में जंगल है वो क्या किसी ने लगाया थोड़ी, अपने आप विकास हुआ जंगल का विकास। अब यहाँ पर क्या हो गया, आग लग गई, आग लग जाएगी, पूरा नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद जंगल पुनः उगाते हैं 20 से 25 साल में फिर से। ध्यान रखना क्यों उगाते हैं, क्योंकि इनके बीज वगैरह वहीं पड़े रहते हैं, हर चीज़ वहीं पड़ी रहती है, तो फिर से सारी प्रक्रिया होती है और फिर से जंगल उगाते हैं। तो जब एक बार क्या होता है, नष्ट हो गई, सारी चीज़ें नष्ट हो गई और पुनः विकास होता है, उसे बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ये बहुत फास्ट होता है। प्राथमिक में कभी कभी 10,000 एक लाख लाख सालें लग जाती हैं, लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण में 20 से 30 साल, कभी कभी 40 साल में ही द्वितीयक अनुक्रमण हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि द्वितीयक अनुक्रमण में कितना टाइम लगता है, फास्ट होता है, स्लो होता है क्या। तो यह तब होता है जब किसी क्षेत्र में समुदाय नष्ट हो जाता है, जैसे उदाहरण मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। शेयर कर दो, जिसको भी लेखपाल की तैयारी करनी, हर व्यक्ति तक ये वीडियो जाना चाहिए, भेज दो, एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर आप लोगों को बताएं कि हमारे बीपीओ बैच में सिर्फ टेलीग्राम पर 2,500 तो सिर्फ टेलीग्राम पर मेंबर थे। देखो बीपीओ कहाँ, ये है। अभी कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जिनके नंबर्स कम होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। देखो 2,083, ये पेड बैच है। और एप्लीकेशन पर बात करो तो एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल अलग 2,500-3,000 थे। टेस्ट सीरीज मतलब टोटल अगर सब कुछ मिला दो तो 6,000 स्टूडेंट थे जो यहाँ बीपीओ में पढ़ रहे थे, ठीक है। और जब अच्छे स्टूडेंट आते हैं तो एक माहौल बन जाता है, समझ गए। जब माहौल बनता है तो फिर रुकते नहीं है, फिर पढ़ाई इतनी टॉप क्लास होती है और हर वो चीज़ आती है कि समझो सिलेक्शन ही होता है फिर बल्क में। तो आराम से शेयर कर दो, जहाँ पे जो भी आपके टच में हो, जो भी पर्सन टच में हो, उस तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी 25 फिर 25 से रेगुलर क्लासेज आएंगी, 10 से 11 क्लासेज लगेंगी। एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से विद करंट अपडेशन आपका समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।